तापमान बढ़ने की वजह से ये क्लाइमेट चेंज जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं ये हो रहा है। पूरा संसार इससे प्रभावित है और हमारे हिंदुस्तान में ये साइक्लोन कोई बड़ी नई चीज़ नहीं है। हर साल करीब 3-4 साइक्लोन बनते हैं, लेकिन वो सब बे ऑफ बंगाल में बनते हैं और हमारा ईस्ट कोस्ट जो है वो उससे प्रभावित होता है। ये बहुत रेयर होता है कि वेस्टर्न कोस्ट पे साइक्लोन बने। आज हम 99 वाले भारतवर्षीय नहीं हैं, आज तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज जो है आप किसी भी देश से अपना मुकाबला कर सकते हैं साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस में। 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था। पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस हुआ है कि अगर कभी कोई इस तरह की आपदा होती है तो एनडीआरएफ है जो हमको इसमें सहायक होगा। हर एक राज्य को आज आपदा होने से पहले आप क्या कर सकते हैं उसके लिए पैसा है आपके पास, क्योंकि हर चीज को अगर आप सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो शायद वो संभव नहीं हो पाएगा। मौसम, जब भी आप लोग गर्मी में बैठे होते हैं हम और आप लोग, तो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि मौसम कब बदलेगा, कब मॉनसून आएगा। लेकिन अब मौसम में जैसे बदलाव हो रहे हैं, धीरे धीरे मौसम विकराल रूप लेना शुरू कर चुका है। फिर आपको डर लगता है कि साइक्लोन ना आ जाए, टाइफून ना आ जाए, ऐसी बड़ी चीजें हो रही हैं जो डिजास्टर में बदल जाती हैं। ऐसी ही एक चीज अभी फिलहाल देखने को मिल रही है बिपरजॉय साइक्लोन के रूप में, जो अभी फिलहाल गुजरात और महाराष्ट्र में कहर बरपा रहा है और साथ ही उसका खतरा भी फिलहाल बना हुआ है। तो हमने सोचा क्यों ना कि ये जो मौसम में अचानक से बदलाव हो जाता है उस पर हम विस्तार से बात करें और एक एक्सपर्ट से जानें कि आखिर ये साइक्लोन्स आखिर होते क्या है और मौसम आजकल क्यों डिजास्टर में बदल जा रहा है। तो हमारे साथ है प्रोफेसर विनोद शर्मा जी, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन्होंने ही फॉर्म किया था, जो आजकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर साइक्लोन होते क्या है और ये जो मौसम में बदलाव हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। सर, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि ये मौसम आखिर क्यों इतने बदल रहे हैं। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि तापमान बढ़ने की वजह से ये क्लाइमेट चेंज जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं ये हो रहा है। ये विश्वव्यापी ये फिनोमिना है। ये कोई भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरा संसार इससे प्रभावित है। आपने देखा ही होगा कि अभी पिछले महीने स्पेन में पूरा का पूरा स्पेन जो है वो उसके जंगल जल रहे थे और वो जब बारिश हुई तो वहाँ के जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ फ्लड आ रहा था। तो जलवायु परिवर्तन से जो का बहुत सीधा संबंध है प्राकृतिक आपदाओं से, और क्लाइमेट रिलेटेड आपदा जितनी भी हैं वो उससे प्रभावित होती हैं। और साइक्लोन जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, साइक्लोन भी ये क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमिना है। और हमारे हिंदुस्तान में ये साइक्लोन कोई बड़ी नई चीज़ नहीं है। हर साल करीब 3-4 साइक्लोन बनते हैं, लेकिन वो सब बे ऑफ बंगाल में बनते हैं और हमारा ईस्ट कोस्ट जो है वो उससे प्रभावित होता है। ये बहुत रेयर होता है कि वेस्टर्न कोस्ट पे साइक्लोन बने, हालांकि बनते हैं अरब सागर में भी कभी 3-4 साल में। लेकिन अभी जलवायु परिवर्तन की वजह से अभी आप देख रहे होंगे कि करीब करीब हर साल यहाँ पे भी यही खतरा मंडरा रहा है। और यही जो अभी जो आप जिस साइक्लोन की आप बात कर रहे हैं वो भी आप यही कहेंगे हम कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इतना सीवियर साइक्लोन कि जिसकी कि जो हवा की गति जो है वो 150 और उससे भी ज़्यादा होने की संभावना है। तो इस तरह के जो साइक्लोन बन रहे हैं वो जलवायु परिवर्तन की वजह से हैं। और नहीं तो ये तो नॉर्मल, ये तो हम जानते ही हैं कि जब भी समुद्र में पानी गर्म होता है तो नेचुरली, और ऊपर की जो हवा है वो ठंडी है, तो जब हवा जो है वो मॉइस्ट हो जाती है तो वहाँ पे एक जिसे कहना चाहिए लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और वही लो प्रेशर एरिया जो है वो जब ये साइक्लोनिक विंड अगर बन जाती है तो ये साइक्लोन बन जाता है, और कभी कभी तो एक की जगह 3-4 साइक्लोन बन जाते हैं। तो ये एक इस तरह की आपदा है कि जो एक नॉर्मल चीज हमारे लिए हो गई थी, चूंकि ईस्ट कोस्ट पे हर साल होती ही होती है, लेकिन अब इनकी फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई है। मैं उसी पे मेरा अगला सवाल था कि हम लोग साइक्लोन सुनते थे कि साइक्लोन्स आते हैं,
हम लोग सदी के बड़े-बड़े साइक्लोन सुनते हैं, तो उसमें ग्रेट भोला साइक्लोन एक जी, उसमें था, जो बांग्लादेश में हुआ था 1971 के उसमें तो आसपास। 5 लाख लोग जी, मरे थे। 5 लाख लोग मारे गए थे। हुँ। तो ऐसे बहुत बड़े साइक्लोन्स पहले भी आए हैं पास्ट में, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे-धीरे बढ़ रही है अब। पहले होता था साल, 2 साल, 3 साल में इक्का-दुक्का। इसके पीछे का क्या कारण है एग्ज़ैक्टली, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएँ? नहीं, देखिए इसका कारण यही है कि एक तो अब इसका एक टाइम हुआ करता था हुँ, कि ये साइक्लोन जो है इस टाइम में आएँगे, तो उस टाइम में हमारी तैयारी होती थी, उसके लिए हम लोग तैयार रहते थे। ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये एरिया जो हैं, ये प्रभावित हुआ करते थे। तो ये राज्य जो हैं वो कंपैरेटिवली दूसरे राज्यों के तैयार रहते थे जी, इसके लिए। लेकिन आज की तारीख में जैसा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये अप्रत्याशित है पूरा। ये भी जो साइक्लोन है ये और ये जो मौसम है ये उसका नहीं है, जी। लेकिन इस इतना बड़ा साइक्लोन बन गया है और इतना ये और अभी आपने सुना भी होगा कि आईएमडी ने जो है अलर्ट दिया है और वो सभी जितने भी तटीय राज्य हैं, चूंकि देखिए ना वहाँ साइक्लोन लैंडफॉल नहीं होगा, जी, लेकिन रेनफॉल तो होगा जी। और ज़्यादा रेन होगी तो भी उसके लिए भी तैयारी करनी जरूरी है। पेड़ तो गिरेंगे क्योंकि हवा का जो आप देखते हैं कि तो उससे जो है यातायात तो प्रभावित होगा, बिल्कुल। उससे बिजली के खंभे तो गिरेंगे, उससे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका जो प्रभाव है वो खाली एक ही जगह नहीं होता है। जहाँ लैंडफॉल होगा वहाँ तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो आसपास का एरिया है वो भी पूरा प्रभावित होता है। और इसीलिए आईएमडी ने जो जो भी अभी आपको जो वार्निंग दी है वो एक गुजरात के लिए तो है ही है जी, और लेकिन जो साथ में महाराष्ट्र महाराष्ट्र। है और जितने भी राज्य हैं उनको भी दी है कि भाई अगर यहाँ पर अगर बारिश ज़्यादा होती है या इसका तो प्रभाव वहाँ पर भी होगा। हम लोग जो सुनते आते हैं सर कि मौसम विभाग का काम है पहले से चेतावनी जारी कर देना। इवन उनका जो तरीका है काम करने का, जो हमें अक्सर हम सोचते आ रहे हैं, वो ऐसा होता है कि उनको महीने पहले से पता होता है कि बे ऑफ बंगाल में या और कहीं भी समंदर में कोई अगर साइक्लोन ऐसा बन रहा है, तो वो पहले से भांप लेते हैं कि ये किस ओर बढ़ेगा। लेकिन अब अचानक से साइक्लोन अपने रुख बदल दे रहा है कि हवाओं का रुख बदल जा रहा है, तो वो कहीं के लिए भी ट्रैवल कर जा रहा है, तो वो कितना बड़ा विषय है चिंता का? देखिए ये दो चीज़ें हैं। हुँ, एक तो ये है कि अभी पिछले 10 सालों में हमारा इंडियन मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा रिलायबल वार्निंग और अलर्ट और प्रेडिक्शंस जितने भी हैं आप देखेंगे, वो ज़्यादा रिलायबल हो गए हैं। जी, हमारे पास जो है इक्विपमेंट्स जो हैं आज वर्ल्ड क्लास, मतलब जितने रेडार्स हैं, पहले तो हम जानते हैं जब हमने काम करना शुरू किया था 95 में 10 रेडार हुआ करते थे पूरे हमारे तटीय क्षेत्र में। रीजन में। आज की तारीख में तो हमारे पास बहुत सारे रेडार हैं, डॉपलर रेडार्स हैं, वो सब इक्विपमेंट हैं जो कि हमको एक छोटी से छोटी खबर जो है वो दे सकते हैं। और इसीलिए हमारे जो प्रेडिक्शन है और हमारे जो आईएमडी का जो बताना है, तो कहीं पे जरा सा भी अगर लो प्रेशर बनता है तो वो बता देते हैं कि यहाँ संभावना है। जी, तो इसलिए एक तो देखिए ये कहीं पे कुछ भी अगर होता है तो एकदम से आईएमडी जो है अलर्ट हो जाता है और उसकी सूचना जो है स्टेट जो प्रभावित होने वाली है उनको दी जाती है। तो एक तो ये अच्छी चीज़ हुई है। जी, दूसरा जो प्रेडिक्शन है उनका और जो रूट है और जो वो सारी चीज़ें हैं करीब-करीब वो मैं तो कहूँगा 99% एक्यूरेसी है उनमें। और जैसे कि अभी अभी जो लैंडफॉल की बात हो रही है 15 तारीख को, टाइम की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, वो सब में आप देखेंगे कि करीब-करीब जो आईएमडी कह रहा है, उसी तरह से होता है। और उसीलिए जो है हमारा आप हुडहुड में देखिए, जी, आप एम्फॉन में देखिए, आप कितने आज हम 99 वाले भारतवर्षीय नहीं हैं। जी। 1999 में जब उड़ीसा सुपर साइक्लोन आया था, तब आप देखिए और आज की देखिए कि आज हमारी जो तैयारी है, आज हमारा जो आज तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो हम लोग पहले से अब तैयार हैं। जी। मतलब पहले जो सालों में हम लोगों ने गलतियाँ की, हम उससे अब आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, हर डिज़ास्टर से कुछ ना कुछ जी, सीखना चाहिए और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, वो तो कहते हैं कि हर डिज़ास्टर हमें कुछ सिखा के जाता है। वो तो कहते हैं कि जैसे कोविड था, तो उसको जो उस डिज़ास्टर को भी उन्होंने अपॉर्च्युनिटी में चेंज किया। जी, तो वही चीज़ है। अब साइक्लोन है, आपको मैं बताऊँ कि नेशनल लेवल पर
नेशनल साइक्लोन मिटिगेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, जिससे एक खाली आंध्र प्रदेश या उड़ीसा को नहीं बल्कि पूरे तटीय जितने भी राज्य थे सबको फायदा हुआ। सब में साइक्लोन शेल्टर बने, ये इक्विपमेंट्स आए, आईएमडी को स्ट्रेंथन किया गया, और आज जो है आप किसी भी देश से अपना मुकाबला कर सकते हैं साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस में। तो अब ये आपका जो कहना है कि हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है ऐसी चीजों के लिए, ऐसे डिजास्टर साइक्लोन के लिए सबसे ज्यादा। ये इसरो का बहुत ही बड़ा योगदान है, और जितने भी हमारे, चूंकि हर चीज तो आजकल सैटेलाइट के जरिए ही है, जो भी इंफॉर्मेशन है तो उससे हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा सोचना ये है कि 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था, उसके बाद में 2009 में हमारी नेशनल पॉलिसी बनी थी, उसके बाद में जो है जब से एनडीआरएफ और ये सब चीज आई हैं, और पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस हुआ है कि अगर कभी कोई इस तरह की आपदा होती है तो एनडीआरएफ है जो हमको इसमें सहायक होगा। आज भी जितने भी जिले हमारे प्रभावित होने जा रहे हैं वहाँ सब जगह एनडीआरएफ की प्लाटून मौजूद हैं, और वो रिहर्स करती हैं पहले एसडीआरएफ से, कम्युनिटी से। मैं तो सिक्किम में वाइस चेयरमैन हूँ सिक्किम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, तो पूरी स्टेट की अभी पिछले ही हफ्ते हमने एक ड्रिल कराई थी अर्थक्वेक के लिए। तो मतलब प्रिपेयर्डनेस जो है वो शुरू से बढ़ रही है, आप ये कह रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि 1995 में नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट आपने शुरू किया था, तो उस दौरान क्या चैलेंजेस थे आपके सामने, अगर आप थोड़ा बहुत बता पाएं, और किस तरह से उन चैलेंजेस को ओवरकम किया गया? देखिए 1990 से 99 तक एक दशक था जो यूनाइटेड नेशंस ने IDNDR जिसको कहते हैं हम, इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, तो यूनाइटेड नेशंस ने हमको सभी देशों को कहा था कि भाई डिजास्टर में रिलीफ से हट करके हमें प्रिपेयर्डनेस मिटिगेशन की तरफ जाना चाहिए। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने इसकी शुरुआत की, और यहाँ पे भारत सरकार की सहायता से हम नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया। जैसे आपने ठीक कहा कि वही आज भारत सरकार का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, और उसने काम क्या किया कि हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया। जितने भी हमारे सरकार में सचिव महोदय से लगा करके, और जो कलेक्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग शुरू की। और उस टाइम पे क्या हमेशा ही जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हमारी हैं, चाहे वो फ्लड हो, चाहे ड्राउट हो, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे अर्थक्वेक हो, उस पे हमने बातचीत शुरू की। और आज मुझे बहुत खुशी है कि जो छोटी सी चीज़ हम लोगों ने शुरू की वो आज एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड करते हैं। इस साइक्लोन के बनते ही जब इसकी सीवियरिटी का पता लगा तो कल प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई, आज जो है गृह मंत्री बैठक बुला रहे हैं। तो देखिए कितना फर्क आ गया है। बिल्कुल, आज की तारीख में परसों लैंडफॉल की बात हो रही है, लेकिन आज उचित स्तरीय जितनी भी चीज हो सकती थी देश में वो हो रही। सर, आपने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो काम हिंदुस्तान अभी बिल्कुल बाखूबी कर रहा है, तो हिंदुस्तान ने बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स देखे हैं। भूकंप आया था जो गुजरात में 2001 में, 26 जनवरी 2001 में जो भूकंप आया, और उसके बाद जो सुनामी आई हमारे यहाँ 2006 में। तो ये जो हम लोग जब ये सारी देख रहे हैं मतलब आपदाओं को, तो उस दौरान जब आप देखते हैं कि हमारे क्या हालात थे और इस वक्त हम जो देखते हैं, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने उस वक्त किस तरह से हेल्प की थी लोगों की? देखिए, भारतवर्ष की एक चीज है कि जब कभी भी कोई भी आपदा होती है तो हम लोग सब मिलकर के और पूरी शक्ति से, चाहे कोई कितना भी बड़ा अफसर हो चाहे छोटा अफसर हो, और पूरी कोई हायरार्की नहीं रहती, हम लोगों का कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है सब, तो वो तो हम करते हैं। रेस्पॉन्स में हमारा चूंकि कल्चर है, हमारे डीएनए में है, अगर किसी पड़ोसी का भी अगर आपदा आती है तो हम लोग साथ देते हैं। तो वो बात नहीं है। जो हमारे तरक्की जिस चीज में की है वो है डिजास्टर पूर्व तैयारी में जी। जो हमने तरक्की की है वो मिटिगेशन में। मिटिगेशन का मतलब है कि कैसे हम इसके प्रभाव को कम कर सकें। आज आपको जान के खुशी होगी कि 15th फाइनेंस कमीशन ने
जो रिपोर्ट दी है उसमें मिटिगेशन फंड अलग से दिया है। ओके। तो हर एक राज्य को आज आपदा होने से पहले आप क्या कर सकते हैं उसके लिए पैसा है आपके पास। जी। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे साइक्लोन आएगा ही आएगा और हमको कोई ऐसी यहाँ पे साइक्लोन शेल्टर बनाना चाहिए या कोई चीज, तो आपके पास पैसा है। बिना पैसे के आप क्या करेंगे? जी। तो बहुत बदलाव आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बहुत सारे मतलब साइक्लोन की, आपने अर्थक्वेक की बात जी, की earthquake 2001 एक के, में तब वो उसके बाद में वो जी। मुख्यमंत्री बने। जी। उसके बाद ड्राउट आ गया वहां पे, जी। उसकी वहां पे फ्लड अहमदाबाद का आया। तो उन्होंने करीब करीब जितनी भी इस तरह की आपदाएं हैं उनको करीब से पूरी देखा। करीब से देखा है जी। और पूरी जानकारी है। जी। तो उससे बहुत प्रभाव पड़ा है। ठीक। और आज की तारीख में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, तो एक स्ट्रक्चर है कंट्री में जो कि आपदाओं को देख रहा है और इसीलिए इसके प्रभाव को हम लोग कम करते जा रहे हैं। जब कोई डिजास्टर, आप ये कह रहे हैं कि हम लोग पहले से पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे साइक्लोन आने वाला है या किसी तरह का भूकंप आने वाला है, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है या जो पूरा दायरा जो इन सब चीज़ों को देखता है, तो किस तरह से ये इंफॉर्मेशन पास थ्रू होती है टिल पीएमओ कि ये चीज़ें होंगी और किस तरह से फिर पूरा जो है उस पर एक्ट किया जाता है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हम समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कैसे काम करती है डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। जी। हर एक स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और वो वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं हर स्टेट के, वो उसके अध्यक्ष होते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी की बात कही, तो सवाल ये है कि ये एनडीएमए तो हर छोटी बड़ी सब घटनाओं पर ध्यान रखता है। जी। एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, बहुत वहाँ पे बड़े योग्य मेंबर्स हैं उसके, और उसमें एडवाइजर्स हैं उनके। तो बहुत बड़ी एक यहाँ पे आपने देखा होगा दिल्ली में एक संरचना वो है, तो वो गाइडलाइंस देते हैं। जी। वो हर एक स्टेट को गाइडलाइंस देते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट को गाइडलाइंस देते हैं, वो रिलीफ कमिश्नर्स की कॉन्फ्रेंस में उन्हें बताते हैं कि आपका ध्यान क्या होना चाहिए। वो मिटिगेशन फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर किसी को ज़रूरत है। तो इस तरह से नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है। स्टेट लेवल पे हर स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहाँ से पब्लिक का चुना हुआ एक आदमी वो चेयर करते हैं। तो इसलिए आज जो संरचना है हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो बड़ी मजबूत है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो प्रभाव है, आप देख ही रहे होंगे कि जितने भी, आप एम्फान को देखिए, आप हुडहुड को आप देखिए ना कि जितना मतलब कोविड के टाइम में भी हमारे साइक्लोन आए, उसको भी हम लोगों ने कितनी खूबी से टैकल किया। जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। सर, एक चीज़ अब जो व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है आपके ज़रिए, कि ये जो पूरा सब चीज़ें डिज़ास्टरस चीज़ें हो रही हैं, साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, उसमें एक आम आदमी किस तरह से कोई भूमिका निभा सके कि एटमॉस्फेयर जो है वो सही तरीके का हो जाए और धरती जो है फिर से अपनी उसी शेप में आ जाए जिसमें वो कभी हुआ करती थी। इसके लिए लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल और बहुत मुश्किल और बहुत सरल सवाल आपने पूछा है। जी। और मुश्किल तो इसलिए है क्योंकि लोग बाग का एक धारणा बन गई है इस देश में, जहाँ वॉलंटियरिज्म था, जहाँ पे हम लोग सब काम मिल कर के करते थे, जहाँ कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता था। आज हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को पढ़ा रहे हैं लोगों को। ये एक दुर्भाग्य की बात है। जहाँ पे हम लोग सब मिल कर के एक परिवार की तरह से, वसुधैव कुटुंब का नारा दिया था हमारे देश से, तो और हम लोग उसे मानते हैं। देखिए, एक तो चीज़ ये है कि हमको सरकार, चूँकि हर चीज़ को अगर आप सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो शायद वो संभव नहीं हो पाएगा। हम ये सोचें कि हमें क्या करना है, तो आप देखेंगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक वो दिया है मिशन लाइफ, और मिशन लाइफ का ये है कि आप लाइफ में कल्चरल चेंजेस क्या ला सकते हैं, आप किस तरह से अपनी वेस्ट को कम कर सकते हैं। हम लोग सब मिल करके अगर मिशन लाइफ को सोचें, अगर हम कल्चरल डिफरेंस लाएं, अगर हम उसी चीज़ों में जिसमें कि भारतवर्ष
जाना जाता था, योगा है, अपना स्वास्थ्य है, अपना आचरण है, अपना व्यवहार है, उसी में आप तब्दीली लाइए। आप देखिए कि तो मतलब आपका ये कहना है कि जो हम पश्चिमी देशों की नकल जीवन में शैली लगे। की तरफ बढ़ गए, वो बिल्कुल। हमें छोड़कर दोबारा अपनी भारतीय जीवन शैली पे लौटने की हम जरूरत लोग है। ये नहीं कह रहे कि आप बुलक कार्ट युग में हमें आना है। बिल्कुल। हमारा कहना ये है कि छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जी। वेस्टेज है। वेस्टेज। आप दावत में जाते हैं और इतना प्लेट में जो है इतना भर लेते हैं, जी। जैसे हमको 1 महीने से खाना ही ना मिला हो। जी, बिल्कुल। तो यही चीजें देखेंगे कि बहुत सारी चीज फर्क है। यानी खुद के जीवन में अगर हम लोग बदलाव कर लें तो अपने आप जो है हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर भी बदलना मैं शुरू कहता हो हूँ जाएगा। आप ये जलवायु कह रहे हैं परिवर्तन में क्या सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जी। बिल्कुल सही बात है। तो ये थे हमारे साथ विनोद शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती, 150 करोड़ के करीब जो भारतीय हैं उनको मिलकर ही इस जलवायु परिवर्तन को फिर से सही करने की जरूरत है, ताकि हमारी जो धरती है, हमारा हिंदुस्तान है, वो चैन की सांस ले सके और एटमॉस्फेयर और भी अच्छा हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।